नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 में जो पहला पार्ट पूछा जाता है 30 प्रश्न का भाग फर्स्ट जो रहेगा ए टू जेड यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और संभावित 30 प्रश्न करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 9 है। इसके पहले ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक भी दे दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 7 PM में हमारी ये क्लास होती है, तो सभी लोग तैयार रहिए। सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, 30 प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सभी लोगों के लिए जो कंपलसरी है ये 30 प्रश्न, तो ध्यानपूर्वक अटेंड कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। पहले हम जनरल हिंदी के प्रश्न करेंगे। लगभग 8 प्रश्न जो है हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। और नॉर्मल जो इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं वह 3 से लेके 5 प्रश्न जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। तार्किक रीजनिंग वाले जो प्रश्न रहते हैं वह आपके 6 से लेके 8 तक रहेंगे और पेडागोजी के 10 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी से। सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक, अनेकार्थक या सकर्मक? और सकर्मक अकर्मक क्रिया पूछी जा रही है। तो सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? देखिए, ऐसी क्रिया जिसका अर्थ कर्म के बिना स्पष्ट नहीं होता है। तो सीता क्या कर रही है? गाना गा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो। तो यहाँ पे कर्म के बिना उसका स्पष्ट नहीं है। सीता गा रही है, तो क्या गा रही है? गाना गा रही है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसलिए जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द जो है अशुद्ध दिए गए? शुद्ध अशुद्ध जरूर पूछा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। शुद्ध अशुद्ध प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा रहा है। भवनिष्ठ धातव्य, भवनिष्ठ धातव्य, धातव्य भवनिष्ठ, धातव्य भवनिष्ठ। तो अशुद्ध का चयन करना है। तो दो सेकंड ऑप्शन देखेगा। देखिए, जो धातव्य दिया गया है, धातव्य हमारा से नहीं होता, क्योंकि धातव्य को हम कैसे लिखते हैं? ये लिखा हुआ है, ध्यातव्य लिखते हैं, ना कि धातव्य। क्या लिखते हैं? ध्यातव्य लिखते हैं। और भवनिष्ठ आपका जो दिया गया है, तो भवनिष्ठ को किस प्रकार से लिखा जाता है? तो भवनिष्ठ भर लिखा जाता है, डबल ना नहीं होता है। ठीक है, ये जो डबल ना दिया गया है, तो सभी अशुद्ध आपका ये वाला है। बाकी किसी में सही है, किसी में पहला गलत है तो दूसरा सही है, किसी में दूसरा गलत है तो पहला सही है, लेकिन सभी अशुद्ध पूछा गया, इसलिए सेकंड ऑप्शन में दोनों अशुद्ध दिए गए। अगला है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप में क्या हो जाएगा? किसी से, किन से, किन्हीं से या किनको? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन जो हो जाता है वह किन्हीं से हो जाता है। क्या हो जाएगा? किन्हीं से। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं और आपके पर्यायवाची के साथ संधि समास, ये दो टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो विष्णु का पर्यायवाची जो होता है वह केशव, चक्रपाणि, दामोदर होता है, लेकिन मुक्त पुरुष नहीं होता। ठीक है तो ये आपका विष्णु का पर्यायवाची मुक्त पुरुष आपका नहीं होगा। अगला, जिसकी दो माताएं हों उनके लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो एक वाक्य एक शब्द पूछ लिया जाता है, तो इनके दो माताएं हों तो उनके लिए उपयुक्त शब्द हो जाता है द्वय मातुर। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो दिया गया है कि बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे लोकोक्ति पूछी जा रही है। मेहनत करना, असंभावित कार्य करना, अति प्रसन्न होना, मधुर वचन बोलना। कहने मेरा दिल तो बाग बाग हो चुका, मतलब क्या हो गया?
अति प्रसन्नता की बात करेंगे। इसका भावार्थ हो जाता है, अर्थ हो जाता है अति प्रसन्न होना। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमने सदा तुम्हें अपना समझा, नहीं तुम्हारा नहीं, बुरा नहीं, पराया नहीं, धनवान नहीं। तो अक्सर आप जानते हैं, हमें सदा तुम्हें अपना समझा, पराया नहीं। क्या होगा? पराया नहीं, ना कि बुरा। बुरा का अच्छा होगा, ठीक है, धनवान का धनहीन होगा, और तुम्हारा का विलोम हमारा होगा, लेकिन अपना का विलोम पराया। तो हमने सदा तुम्हें अपना समझा, पराया नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पराया। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के थोड़े समय बाद ही मुगल साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई थी। इस वाक्य का अंग्रेजी में सही रूपांतर होगा। ट्रांसलेट एक आएगा, तो औरंगजेब की मृत्यु के थोड़े समय बाद ही मुगल साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई थी। Shortly after the death of Aurangzeb, the Mughal Empire declined. सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में करेक्ट आर्टिकल को चूज करना है। देयर वाज साइन बोर्ड एट एंट्रेंस ऑफ द बेटकी इंफॉर्मेशन पैसेज by about its launch next month. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? आर्टिकल यहाँ पे करना है चयन। तो ए और द, देयर वाज अ साइन बोर्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द, सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, सॉरी फर्स्ट वाला, ए और द का प्रयोग हमारे यहाँ पे होगा, क्योंकि सेंटेंस में देखा जाए ए और एन कहाँ पे होता है? जहाँ पे सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन्स दिया गया हो और द के बाद सिंगुलर डिफिनाइट नाउन दिया गया हो। तो ए एन के बाद इंडिफिनाइट नाउन्स दिए गए हों और द के बाद सिंगुलर नाउन्स, ये इनकी पहचान होती है। ठीक है, ए और द के आर्टिकल्स। जब देखिए कोई काउंटेबल नाउन की चर्चा जो पहली बार हो तो उसके पहले भी ए और एन आता है, पर जब उसकी चर्चा दूसरी बार होती तो वहां पे द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देयर वाज अ साइन बोर्ड एट द ट्रेंस ऑफ द ब्यूट की इंफॉर्मेशन पैसेज बाय अबाउट इट्स लॉन्च नेक्स्ट मंथ। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब ऑफ फॉर द गिवन सेंटेंस। द फोटोग्राफ ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज। राइट ऑप्शन क्या होगा? इंस्टेंटली। द फोटोग्राफ इंस्टेंटली ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज। इंस्टेंटली का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटली का मतलब होता है विदाउट डिले। ठीक है, बिना अविलंब। और जो पहला आपका दिया गया है लिटर्जिकली का, इसका अर्थ होता है विदाउट एनर्जी। और इंस्टेंटली का होता है विदाउट डिले। तो बिना डिले के हुए, बिना देरी के, बैक ओल्ड मेमोरीज इंस्टेंटली। A sentence has been given वे इन द फिल इन द ब्लैंक्स पे फिट करता है। अल्टरनेटिव करेक्ट यहाँ पे करना है। हमारा दिया गया है
enlightenment, a state of relaxed awareness, has is or where. करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है, इज होगा। जी हाँ दोस्तों, इनलाइटनमेंट इज अ स्टेट ऑफ रिलैक्स अवेयरनेस, इज आएगा, क्योंकि इनलाइटमेंट मतलब होता है समझने की क्रिया, अनकाउंटेबल नाउन है जो कि स्वयं में सिंगुलर भी है, इसलिए इज का प्रयोग हो। यहाँ पे भी सेंटेंस को हमें फॉलो करना है। हु इज गोइंग टू फुट द बिल फॉर द मेल, टीयर, रिकवर, पे, डेबिट। टीयर का अर्थ होता है फाड़ना और रिकवर का अर्थ होता है वसूली करना। पे का अर्थ होता है पैसा भरना, फोन पे, गूगल पे ऐसा लिखा रहता है। और डेबिट का अर्थ होता है जमा करना। तो फुट द बिल फॉर द मेल, पे। फुट द बिल का अर्थ होता है बिल पे करना, यानी बिल के पैसे भरना। तो बिल को हम क्या करेंगे, पे करेंगे, तो पे वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए वही S1 एक्सिस वाला है, PQRS आपका डिफिनेशन दिया रहता है, स्टेटमेंट दिया गया है। S1 का स्टेटमेंट दिया गया है, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट मॉरल, मटेरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रनेशन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। एक्सिस कह रहा है वी आर नॉट टू किल एनी बॉडी बट इट इज अवर धर्म टू सी दैट द कर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ब्लॉटेड आउट। अब इनको यहाँ पे करना है। आई रिगार्ड दिस रूल एज कोर्स, सेडेशन हैज बिकम माई रिलीजियन, ours is a non-violent battle, I am out destroy this system of government। तो यहाँ पे आपका पहला होगा आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स, इसके बाद होगा आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसके बाद होगा सेडेशन हैज बिकम माई रिलीजियन एंड अवर्स इज एन नॉन वायलेंट बैटल। तो हमारा क्या होगा, PSQR, PSQR। यहाँ से हमारी गाड़ी चली, यहाँ से गाड़ी चली और यहाँ पेंडिंग हुई। तो इसमें देखिए PSQR बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तार्किक वाले प्रश्न करेंगे, जीके इसमें रहेंगे और MP जीके का एक प्रश्न जरूर आता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है, देवास, नीमच, होशंगाबाद, गुना। तो मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है, देवास। और अगर प्रश्न आ गया कि मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट के कागज का कारखाना कहाँ है, तो नेपानगर में मध्य प्रदेश का न्यूज प्रिंट के कागज के कारखाना है नेपानगर में। और आपके होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल जो है स्थापित है। प्रश्न आ गया मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, तो होशंगाबाद में। तो 3 चीजें आपके यहाँ पे क्लियर हो गई। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो खिलाड़ी संबंधित और भी तथ्य हैं। अंतिम लाइन की लंबाई कितनी होती है, सीनियर और जूनियर में 16 मीटर, सब जूनियर में 14 मीटर, पोस्ट की ऊंचाई 120 से 150 सेंटीमीटर, पोस्ट की व्यास कितनी होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर, सेंटर लेन यानी 2 पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है, 30 मीटर।
अगला, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो सन 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। जी हाँ, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क था, और यह नैनीताल के काला ढूंगी रामनगर हेतु 118 किलोमीटर लंबा है, और यह गढ़वाल जिले में लगभग आपके नैनीताल जिले में विस्तारित भी है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लीजिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, चारों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। कौन सा एक्ट केंद्र में द्विसदनी विधायक लाया? ऐसा एक्ट जो केंद्र में जो है द्विसदनी विधायिका लाया, 1919 एक्ट। जी हाँ, 1919 अधिनियम जो है भारत सरकार ने द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। इसे मॉन्टेग्यू या चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किसका है? एक आपका होता है चेम्सफोर्ड हो गया, एंड मॉन्टेग्यू अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक पता दिया गया है, उसके बाद दिए गए 4 विकल्पों में से मिलते जुलते पते दिए गए हैं, उस विकल्प को चुनना है। तो लगभग ये आपका जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसी टाइप का प्रश्न है, मिलता जुलता करना है। तो मनीष महतो 56 जलाना नियर सिनेमक्स टेलीफोन नंबर, ये दिया गया है। अब मिलता जुलता देखना है। तो मनीष महातो जलाना नियर टेलीफोन भी नंबर सेम है, 42 56 32 98। पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। बी ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया गया है। मनीष माथो दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महतो दिया गया है, यहाँ पे माथो दे दिया गया है, तो ये तो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। और मनीष महतो, यहाँ पे देखिए 65 दे दिया गया 56 की जगह। मनीष महतो 56 नियर सिनेमैक्स, फ़ोन नंबर 42 56 63 2 98। डी ऑप्शन में क्या मिसप्रिंट है? मनीष महतो जलाना नियर सिनेमैक्स, और देखिए यहाँ पे पीएच दे दिया गया। क्या दिया गया यहाँ पे? पीएच। टेली दिया गया सभी, लेकिन यहाँ पे पीएच दे दिया। तो केवल हमारा पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट दिया गया है। तो इस चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा इसी तरह। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कथन दिया गया है, चुनाव के दौरान राजनीतिक अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कुछ तो अशिष्ट संकेत भी करते हैं। निष्कर्ष है कि महिलाओं व बच्चों को चुनावी सभाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं, पहला तो नहीं होगा। चुनाव आयोग के सभी राजनीतिज्ञों के लिए कठोर आचार संहिता लागू करनी चाहिए। दूसरा वाला सही हो सकता है, निष्कर्ष जो दिया गया। तो केवल सेकंड अनुसरण कर रहा है, जो निष्कर्ष है सेकंड वो हमारा अनुसरण होगा, जो कि सही बात भी है। नीचे दिए गए प्रश्न में उत्तर देखना है, पाई चार्ट ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पाई चार्ट हमारा कुछ छात्रों की संख्या 8000 है। एक विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं में छात्रों का प्रतिशत बंटन किया गया है। छात्रों की संख्या 8000 है, जिसमें अभियांत्रिकी 31%, प्रबंधन 24%, कला के 45%। यदि कला निकाय में लड़कियों की संख्या 1800 है
तो कला शाखा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछा जा रहा है। यदि कला निकाय में केवल 1800 हैं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा जा रहा है। 8000 का 45% माइनस 18, टोटल हमारे 8000 है, दिया गया है प्रश्न में। कुल छात्रों की संख्या 8000 है, ठीक है, और 1800 यहाँ पे संख्या मानी गई है। तो 8000 का 45% माइनस 1800 कर लें। 8000 का 45% माइनस 1800 सॉरी 3600 माइनस 1800, 1800 आ गया और 1800 है तो 1:1 का होगा, क्योंकि 1800 आ गए, 1800 हमारे आ गए थी, तो 1800 कर देंगे तो 1:1 आएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। जीन पियाजे जी के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं जो है जन्मजात होती हैं? अब वह होती है स्कीमा। स्कीमा की प्रवृत्ति प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। स्कीमा का अर्थ होता है ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। अगला 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? तो वह अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास की दूसरी अवस्था है, जिसे हम परंपरागत स्तर कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो अधिगम में आकलन जो है प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी होता है? तो समावेशी शिक्षा के लिए सबसे जरूरी होता है लचीलापन शिक्षा शास्त्र, क्योंकि जो छात्रों को उनके सीखने की गति, स्थान और मोड में विकल्प देने पर केंद्रित होता है और सभी पहलुओं को उपयुक्त शैक्षणिक अभ्यास के माध्यम से सहायता प्रदान कर बढ़ावा दिया जा सकता है। शिक्षा शास्त्र में लचीला शिक्षा शास्त्र है, तो समावेशी शिक्षा की बात की जाती है। अगला प्रश्न है अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आवश्यक क्या है? बच्चों को समादत महसूस होना चाहिए, बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए, बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए बच्चों को समादत महसूस होना चाहिए और बच्चों के अनुभव को समाहित करना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। सीखने खाली स्थान आकलन और अनुदेशन के बीच खाली स्थान के शुद्धिकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पे जो राइट और करेक्ट आंसर होगा, सीखने के लिए, जी हाँ, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो सीखने के लिए आकलन अनुदेशन के बीच संबंधों के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाशिए के महसूस के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन जो है हाशिए के समूह में विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, अधिकारों में समानता, भाग लेने के अवसर, ये वो तो हो नहीं सकता। सामाजिक वर्तिकाग्र, सामाजिक वर्तिकाग्र जो होता है एक व्यक्ति या समूह की अस्वीकृत या भेदभाव होता है जो प्रत्यक्ष सामाजिक विशेषताओं के
आधार पर उन्हें जो है समाज के जो भी अन्य सदस्य हैं उनको अलग करने का कार्य करती है। तो सामाजिक वर्तिकाग्र। जब सीखी जाने वाली सामग्री खाली स्थान हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखता है। जब सीखने वाली सामग्री जो है मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई होती है तो विद्यार्थी बेहतर सीखता है। अगला, ब्लूम की टेक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था क्या है? तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक जो व्यवस्था कहलाती है वह संज्ञानात्मक उद्देश्य। ब्लूम टेक्सोनॉमी को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावात्मक पक्ष और तीसरा होता है क्रियात्मक। तीन उद्देश्य होते हैं और ब्लूम की टेक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक एक व्यवस्था है। इस पाठ का 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? प्रेरणा के स्रोत, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, समकक्षों की सराहना आंतरिक प्रेरणा, शिक्षक की प्रशंसा आंतरिक प्रेरणा या मैच में ट्रॉफी आंतरिक प्रेरणा। देखिए, प्रेरणा के स्रोत में देखा जाए प्रेरणा के प्रकार में जो सही मिलाप है और वह आपका मिलाप है जिज्ञासा का आंतरिक प्रेरणा। क्या हो जाएगा? जिज्ञासा का आंतरिक प्रेरणा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे, अपने टीटी फैमिली से जुड़ गए होंगे। अपने टीटी फैमिली को जुड़ जाइएगा जहाँ पे आपके लाखों टीचरों का भरोसा है, लाखों भाई बहन का भरोसा है। लगभग हमारा जो परिवार है 1,19,000 के लगभग पहुँच चुका है। यह आपका अपना परिवार है, अवर टीचर्स फैमिली है, जहाँ पे हम राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा की बात करते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा, सारे बेनिफिट्स प्राप्त कीजिएगा, बेहतर तैयारी के साथ टीटी एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर डेली मिलता हूँ 7 PM में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।